जिसको हमने आईटी कहना शुरू किया। कंप्यूटर बहुत पहले आए, आपको पता है। कंप्यूटर का ज़माना आते आते तो बहुत समय निकल गया, बट एक नई विधा आई जिसको हमने आईटी कहना शुरू किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसने बहुत सारे बदलाव लाए। और इसी के माध्यम से एक नई दिशा का जन्म हुआ जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। कुल मिला के यदि इस बात को आप देखें तो उस दशक में जब आईटी ने कदम रखे, उससे पहले निट्टर की भागीदारी वर्ल्ड बैंक के बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लाने में, कुछ नए लोग होंगे जो पुराने लोग हैं उनको पता है कितना प्रयत्न उस पर करना पड़ा, और उसमें नीतिगत परिवर्तनों में बहुत जोर दिया। मुख्य नीतिगत परिवर्तन महिलाओं की भागीदारी शिक्षा में, और आपको ध्यान होगा 94-95 में इस बात की चर्चा की गई कि महिलाओं का भागीदारी तकनीकी शिक्षा में 30% तक होना चाहिए। निट्टर को साधुवाद दूंगा, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था भारत सरकार में, पर उनके सहयोग से हम राज्यों को इस बात के लिए राजी कर सके कि क्यों महिलाओं की भागीदारी तकनीकी शिक्षा में, खासतौर से डिप्लोमा स्तरीय शिक्षा में अति आवश्यक है। कुछ राज्यों ने बात मानी, कुछ ने नहीं मानी। जिस तरह की हमारी पॉलिटी है देश की, उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, नमूने सब होते रहते हैं, उसमें भी ऐसे हुआ। पर जिन राज्यों ने बात मानी उनकी तरक्की हम पिछले 20 सालों में अपनी आंखों से देख सकते हैं। साउथ के चारों राज्य, महाराष्ट्र, हिंदी भाषी क्षेत्र को छोड़ते हुए सभी ने इस बात को माना कि महिलाओं को आगे ले जाया जाए। अब जब हम 2020 में आ गए, नई शिक्षा नीति बनाने में 4-5 साल लगे, और उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई, बाकी की तो मैं बात करूंगा ही, उसमें एक मुख्य बिंदु रखा गया इंक्लूसिवनेस का। इंक्लूसिवनेस के तरह तरह के मतलब लोगों ने निकालने शुरू किए। यहाँ समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, विशेष तौर से महिलाएं, जहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो कम है। हम सबको ही मालूम है कि पुरुष का जो पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन है वो 84% अब है, महिलाओं का करीब 15 से 17% कम है। यदि हायर एजुकेशन की हम साझेदारी देखते हैं तो ये संख्या और विस्तृत है। बड़ी खुशी इस बात की मुझे है कि TTTI ने एक दिशा परिवर्तन करने की कोशिश की। उन्होंने सब्जेक्ट्स में मास्टर के प्रोग्राम स्टार्ट किए, पेडागॉजी में नए आयाम स्थापित किए, बट सबसे अधिक रिसर्च पे फोकस करने की कोशिश की। आज जब मुझे मौका है तो मैं 3 विषयों पे चर्चा कर देना चाहता हूं जो आपके मुख्य कार्य रहे हैं। नीचे स्लिप करना है इसको। ये पैराग्राफ मैंने भारत सरकार की वेबसाइट से लिया है, जहां उन्होंने कहा है कि निट्टर आजकल क्या कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले 15 सालों में से निरंतर परिवर्तन हुए हैं और वो आपको दिख रहे हैं उसमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 4 संस्थान मिलकर देश में एक कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे अध्यापकों की जो क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखते हों। और ये अनवरत प्रोसेस है। इसके लिए कैसे किया जाए, आपने नया आयाम जोड़ा जिससे आर वर्ड आपके साथ लगा,
एक तो TTTI वर्ड हटके नेशनल इंस्टीट्यूट बने और टीचर ट्रेनिंग रखते हुए उसमें रिसर्च का एक प्रावधान किया गया। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो टीचर ट्रेनिंग करिकुलम से बढ़ा और रिसर्च में चला गया। इसमें मतभेद हो सकते हैं, मैं कई चीज़ें जो आप करते हैं उनसे समानता नहीं रखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे हिसाब से आपको क्या रिसर्च करनी चाहिए। यदि भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी आप देखें तो उस पर चर्चा की गई है। एक अलग से एक चैप्टर है जिसको टीचर पे केंद्रित किया गया है, सबसे बड़ा चैप्टर है, और ये माना गया है कि टीचर ही केंद्र बिंदु होगा पूरी शिक्षा का, और उस केंद्र बिंदु पे ही पूरी शक्ति हमें लगानी होगी, जिससे वो शिक्षा तो दे ही, साथ में समाज में उत्थान की प्रक्रिया में बच्चों को लगाने का एक सिस्टम बनाए। ये भी एक विवाद का विषय रहा है कि क्या संस्थान पहले से काम नहीं करते हैं। निट्टर के प्रति ये बात नहीं कही जा सकती। अधिकतर लोगों को पता नहीं है निट्टर का योगदान कम्युनिटी पॉलिटेक्निक में इतना बड़ा रहा है, और ख़ास तौर से भोपाल में इतने ज़्यादा प्रोग्राम किए गए। मुझे अभी भी याद है कि यहाँ के 100-150 गांव में निट्टर भोपाल की टीम जा के स्किल डेवलप करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये कार्य करती थी। और स्थिति ये आई कि आपके प्रयत्न से ये मान लिया गया भारत सरकार में कि कम्युनिटी पॉलिटेक्निक एक अच्छी विधा है जिससे समाज से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और उस ज़माने में करीब करीब 20 टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई की गई। लोगों से बात करके उनके यहाँ जाके हम मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करके मास्टर ट्रेनर का प्रयोग कर हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया। पर जब हम निट्टर बनने लगे ये विधा थोड़ी पीछे चली गई। बंद तो नहीं हुई है, लोग करते रहे हैं, कम्युनिटी पॉलिटिक्स के एक्सपेरिमेंट भी हुए, और अल्टीमेटली लोगों ने अमेरिका का कम्युनिटी पॉलिटिक्स का मॉडल लाने की कोशिश की, जो आपका एक अपना मॉडल था जिसमें समाज में जाके उनसे बात करके उनकी मुश्किलात, उनकी प्रॉब्लम। मुझे अभी भी याद है कि कुछ क्षेत्र में मछली पालन की आवश्यकता थी कि कैसे एक गांव, एक पूरा एक परिवार कैसे एक इकाई बन जाए जो समाज के अपने कर्तव्यों से, अपने कामों से आगे बढ़े। मुझे अभी भी इस बात से खुशी है, मैंने बार बार लोगों से कहता हूँ कि निट्टर्स में एक्सपेरिमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी के प्रयोग हुए और उनकी एप्लीकेशन से लोगों को फ़ायदा हुआ। तो एक विषय जो अब नई शिक्षा नीति में आया है कि हम कैसे समाज से जुड़े रहें, हमें दोबारा से उसको देखना पड़ेगा, उसके प्रारूप को दोबारा विजिट करिए, और आपको लगता है कि हम फिर कुछ कर सकते हैं तो उसका दामन दोबारा पकड़िए। जब तक हमारा जुड़ाव समाज से नहीं होगा, आपको विदित ही है कि दुनिया भर में विश्वविद्यालय उस शहर के नाम से जाने जाते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज छोटी सी जगह है, बट विश्वविद्यालय की वजह से विश्व में उसका नाम है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप एक ऐसी जनजागृति पैदा करें नई शिक्षा नीति के लागू करने में? बाकी के तो और विषय हैं, मैं चर्चा करूंगा, ख़ास तौर से समाज से जुड़ने की प्रक्रिया, इसके नए मॉडल, इस पे नई रिसर्च, इस पे नई सोच लागू करें। और ये क्यों फेल हुई इसका कारण भी मुझे कुछ समझ में आता है। हमारे अपने शिक्षण संस्थानों में अधिकतर ये देखा गया है कि हमने पहला स्टेप लिया, थोड़ी सफलता मिली और हम फॉरेन प्रेस में और न्यूज़ में चले गए, और फिर हमने सेकंड स्टेप लेने की कोशिश नहीं की। जो अनवरतता है, एक प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया, उसके कंक्लूड किया और उसके बेनिफिट देखे, वो हमने नहीं किया। शिक्षा की जो सबसे बड़ी कमी यही है
कि हम एज ए अध्यापक, एज ए टीचर ये कोशिश नहीं करते हैं कि जो भी काम हाथ में लें उसको पूरा करें, उसके रिजल्ट्स आएँ, उसका रेप्लिकेशन हो और उसका पूरा प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाए, मॉडल से काम न चले। ये रिसर्च पे भी लागू होगा, इनोवेशन पे भी लागू होगा, जिसमें आप ड्राइवर हैं। इसमें आपने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। 2 शब्द मुझे बहुत इसमें से क्रिटिकल हमेशा लगते हैं। एक तो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है। हायर एजुकेशन में एनईपी ने जो पहले 3 रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ टीचिंग लर्निंग इन एजुकेशन सिस्टम से संबंधित हैं। अब मैं इसको यदि आपके अपने विजन से जोड़ूं, यह आपका विजन है। यदि पहले सेंटेंस को यहाँ लगाने की कोशिश करें तो मुझे इसमें कुछ गैप नजर आता है। जो आपसे अपेक्षाएं की जा रही हैं उनको सीमित कर दिया गया है। छोटा हो सकता है बट विस्तृत हो सकता है। अब आप देखें इसमें किन चीज़ों की कमी रह गई, वो आपको देखना पड़ेगा। टीचर को फोकस में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अस्तित्व टीचर और उसके आसपास घूमेगा। मैं अगला क्यों नहीं हिल रहा? यस, ये मुझे आपके सामने नहीं दिखाना चाहिए, बट मैं कुछ चीज़ों से बड़ा कमिटेड महसूस करता हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज़ भी करें और समझने की कोशिश करें। आज के ज़माने में 2 चीज़ें बड़ी चर्चा में हैं। क्या चर्चा है? कि बच्चा पढ़ के उसको नौकरी मिली क्या, उसको कितना पैकेज मिला, उसको कितनी स्किल हुई। बड़ा जोर इन दिनों है स्किल्ड, और वो स्किल किस लिए होगी? उसको नौकरी मिल जाए, जीवन यापन हो जाए। ये शिक्षा का उद्देश्य बहुत सीमित है। स्वतंत्र भारत में कम से कम 2 नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, 3 नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, कम से कम 4 कमीशन, नंबर ऑफ पार्लियामेंट कमिटीज इस बात पर चर्चा करती रही हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। इस हिसाब से यदि पहला पैरा इसमें देखें, यही कुल मिला के नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ने कहा है। खास बात क्या है कि शिक्षा विस्तृत होगी और उसका दायित्व होगा समाज को आगे ले जाना, दायित्व होगा राष्ट्रीय उन्नति, प्रगति, और इम्पोर्टेंट होगा कि लोगों की कल्चरल लाइफ को कैसे एनरिच करें। और वो तभी होता है जब शिक्षा में खुलापन हो, किसी विचार विषय से बंधी न हो। अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं उसमें सत्यता हो न हो, सुन के मैं निश्चय करूं। उसके हाथ बंधे हैं कि तुमने कितने प्रोजेक्ट लाए, आपने कितने टीचर्स को ट्रेन किया, आपने कितने नए कोर्स लाए, बट इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसकी चर्चा नहीं है। तो शिक्षा आपको विस्तृत करती है समाज बनाने में। और यह कहा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल इज ओनली दैट मैन कैन थिंक, वर्क इन ए कोहेसिव ग्रुप, अंडरस्टैंड्स अदर, अनलाइक एन एनिमल। ये शिक्षा का कार्य है। इन देयरफॉर इफ यू हैव टू डेवलप स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज,
तो शिक्षा की आवश्यकता है। आप कितना इसको कर रहे हैं ये आपको सोचना है। इट्स ए लाइफ लॉन्ग वेल्थ, इट्स नॉट ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड देयरफॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैज कम। आप सीखते हैं। मैंने त्रिपाठी जी से चर्चा की सुबह, मैंने सीखा, उसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे में क्या अच्छाई है उसको समझने की कोशिश, और मैंने अपना रास्ता बदला या परिवर्तन किया। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुले मन से अपने आप को पाते हैं कि ये आपकी रिचनेस है। तो एक नए शब्द का प्रयोग किया, लर्न फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम टू whom फ्रॉम whom इट इज़ अवेलेबल। यदि मेरे घर की बाई से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मेरा दिमाग खुला होना चाहिए कि मैं उससे सीखूं। मैंने तो बंद कर दिया। मैं शिक्षित हूं, मैं ही जानता हूं, ये मैंने सोच लिया। ऐसे नहीं है। एजुकेशन का आदमी ही लाइफ लॉन्ग लर्नर हो सकता है। स्किल उसका एक छोटा सा रूप है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, वो एक एजुकेशन है, बट अब लेथ मशीन पे काम करने वाले इंजीनियर बन जाएं, ये आपकी स्किल है। आप डिज़ाइनर बने, एक विस्तृत एजुकेशन है, बट आप डिज़ाइन सिर्फ बॉयलर करें और वही आपकी स्किल है, तो वो आपकी सीमितता है। इसलिए कई बार शिक्षा में बात उठी है कि क्या हम विस्तृत जानकारी देते हुए उसको सक्षम करें या सीमित ज्ञान देते हुए सक्षम करें। तो ये एक विषय है, शायद आप इसको चर्चा करेंगे। इट्स ए फ्रीडम टू एम्पावर। कभी आपने सोचा क्लास पढ़ाना मात्र हमारा कर्तव्य है या हम आपस में मिलकर एम्पावरमेंट कर रहे हैं? ये हम सोचेंगे। इन्हीं विजन करीब करीब इन्हीं बातों के लिए है। पहला, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे। आपको काफ़ी सारे लोगों को ये बात ज्ञात होगी। एक यशपाल कमेटी का गठन किया गया था। आपने सुना इस बारे में कभी? उनके सामने ये प्रश्न रखा गया, क्या आईआईटी वाला मॉडल बेस्ट है या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएट करने की कोशिश की वो बेस्ट है? यशपाल जी इस बात के कंक्लूजन में आए कि शिक्षा एक सीमित दायरे में नहीं बढ़ सकती। शिक्षा में आवश्यकता ये है कि यदि मैं साइंस करता हूँ तो क्या मैं ह्यूमैनिटी के प्रोफेसर से, उनके स्टूडेंट से मिलके अपने आप में मानवता ला सकता हूँ। कल कुछ विद्यार्थी इंजीनियरिंग के थे, उनसे चर्चा हुई। उनसे मैंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी के क्या काम करेगा? ये उसको नहीं पता है। हमने बताया नहीं उसको, कोई रोकथाम भी नहीं थी। आप सबको ही पता है कि जब से एनबीए एक्रेडिटेशन आया है उसमें 12 एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें से सिवा 4 एट्रीब्यूट को छोड़ के जो आप क्लास में पढ़ाते हैं, बाकी के सिर्फ सामाजिक इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, वो क्रिटिकल है उसमें। पर फिर भी हमारा पूरा जोर क्लास में पूरे 60 मिनट पढ़ाना, 3 क्रेडिट के लिए 40 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। इस शिक्षा की पद्धति को आपको परिवर्तित करना ही होगा। सेकंड, उससे बिल्कुल लगता ही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कैसे लाएं। इस पॉलिसी में टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा है। ये कहा गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेज से ये उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हमने जनरल एजुकेशन में की है उसका फ़ायदा आप उठाएं। वो क्या है? क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, विद्यार्थी अपने हिसाब से पढ़ेगा, उसको फ्रीडम होगी,
कोर सब्जेक्ट में 50 to 60% क्रेडिट्स ही होंगे। तो ये सब जो उसमें निश्चय किया है, जो जनरल एजुकेशन के लिए है, वो टेक्निकल एजुकेशन में भी लागू होगा। तो अलग से मॉडल न लिखते हुए हमको इसको देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला उन्होंने कहा है, जो थोड़े बाद में है बट बहुत ही क्रूशल है, इसलिए मैंने कहा है कि कितनी ऑटोनॉमी टीचर को दें और इंस्टीट्यूशन को दें। जो यहाँ कुछ पुराने टीचर्स हैं उनको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी कंडीशन यही थी कि ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशंस को कैसे दें। शायद आपको ज्ञात होगा कैसे कैसे मॉडल लोगों ने डेवलप किए। सरकार पे गए, सरकार ने कहा नहीं सब कैसे ऑटोनॉमी दें हम आपको, हमने आपको एकेडमिक ऑटोनॉमी दी। अब परिवर्तन देखिए क्या क्या, हमने तो आपको एकेडमिक ऑटोनॉमी दे दी है, अब उसे एकेडमिक ऑटोनॉमी में क्या करेंगे? करिकुलम तो बोर्ड बनाएगा, तो फिर काय की ऑटोनॉमी है भाई? पेपर भी बोर्ड सेट करेगा, वो भी एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं है। प्रैक्टिकल कौन से कराएगा, ये भी टेक्निकल बोर्ड ही लिख के भेजेगा। तो ऑटोनॉमी के नाम पे किस कदर हम लोगों ने विकृत सोच को जन्म दिया है। अब वक्त आ गया है कि उन विकृतियों को दूर करते हुए आप अपने मॉडल की चर्चा करें कि ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां हमको ये कहा गया है कि आपकी फ्रीडम है, तो आपके कर्तव्य को भी उन्होंने बताया है। तो क्या आप एक मॉडल बना सकते हैं ऑटोनॉमी का कि टीचर को क्या ऑटोनॉमी हो? कितनी ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट के पास हो? सरकार मात्र यदि आपको पैसे दे रही है तो क्या वो पूरा कंट्रोल आपको करेगी, या क्या आपका बोर्ड, आपका डायरेक्टर, आपकी फैकल्टी मिलकर निश्चय करेगी कि हम क्या करेंगे एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में? आप ऐसा नहीं कर सकते कि देश की इच्छा एक है और आप उस इच्छा के विरुद्ध चले जाए। ये आप नहीं कर सकते, ये किसी को भी अलाउड नहीं है और नहीं होना चाहिए। देश सबसे पहले आएगा और देश की जो इच्छा, जो देश की रिक्वायरमेंट है, उसी को आप कैसे अच्छा करें, इस तरह का मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। और इतना कम से कम 2 चैप्टर नई एजुकेशन पॉलिसी में इस विषय पे हैं। ख़ासतौर से जहाँ टीचर्स का चैप्टर है उसमें कहा गया है कि टीचर ही डिसाइड करेगा क्या करिकुलम हो, टीचर ही डिसाइड करेगा क्या वैल्यूएशन प्रोसीजर हो, कैसा असेसमेंट हो। यदि उसकी फ्रीडम है तो इन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का क्या करेंगे? इंटरेस्टिंगली बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती है, एक साहब की 3 किताबें, तीनों किताब रेफरेंस में लगी हैं। हमारी ईमानदारी का जो प्रश्न है ये बहुत भयंकर है। इससे बिल्कुल फॉलोड है करिकुलम में क्या परिवर्तन आए। किसका करिकुलम चाहिए? जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो। मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, थोड़ा अधिक समय लग जाएगा बट ज़रूर करूंगा कि करिकुलम को किस चश्मे से आपको देखना है। करिकुलम ये नहीं देखना है कि साहब यूजीसी ने 120 क्रेडिट तो कह दिए, ठीक है आप रखो उसके आसपास, बट उसी 20 में क्या कर रहे हैं ये आपको देखना है। पेडागोगी क्या हो? मैंने एक प्रश्न किया अभी लोगों से कि साहब मुझे बताएं कि एक लड़का लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बनेगा, इसका क्या मॉडल आपके पास है? आपने कोई तैयार किया है? और पूरी की पूरी पॉलिसी में बात कही है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। 21वीं सेंचुरी की स्किल्स सबकी सब लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे डिपेंडेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेशन है, न्यू आइडियाज़ हैं, पिकिंग अप फ्रॉम एनीवेयर है। तो आपने क्या किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए? क्या टूल्स आपने दिए? मैंने अभी लिटरेचर देखा तो एक नई पेडागोगी उन्होंने तैयार कर दी है। कुछ हाइड्रा पेडागोगी और समथिंग, वेयर द स्टूडेंट लर्न ऑल द टाइम। जब आप 35 मिनट पढ़ाएंगे, 35 लेक्चर लेंगे तो खुद क्या करेगा? वो तो आप ही पढ़ा रहे हो ना उसको। तो टीचिंग मस्ट कन्वर्ट इनटू लर्निंग।
इज योर पेडागॉजी टर्निंग इनटू लर्निंग? आपने सब कुछ लिखा है, आउटकम भी लिखे हैं, सब कुछ किया है, बट ट्रूली क्या टीचर क्लास में ये महसूस करता है कि जो मैंने पढ़ाया इसने समझा? ये एक विषय है, चर्चा करिए, ज़रूर करिए। सर से भी चर्चा हुई, फैकल्टी की पॉइंट है, उसकी इंटीग्रिटी पे क्या डाउट किया जाए? 70% परीक्षा विश्वविद्यालय लेती हैं, ये सोचते हुए कि 30% में भी ये लोग तो बेईमानी करेंगे और मुंह देख के मार्क्स देंगे। और ये देखने को मिला भी है कि जो सेशनल मार्क्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट के 30 में से 28, 29, बड़ी मुश्किल से 20। इसको मैं दोनों तरह से डील कर सकता हूँ। एक तो ये कि क्योंकि वो कंटिन्यूसली एवेल्यूएट हो रहा है तो लगातार मेहनत करके आता है और छोटे छोटे कदमों में वो काम करता रहता है, तो एक प्रेशर उस पर नहीं है, तो शायद बेटर स्कोर करता है। दूसरा जिसको दूसरी तरह माने कि भैया क्या इतना अच्छा करता है कि जब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की वहाँ उसके 40% आए और यहाँ तो 90% आ गए। बड़ा विवाद का विषय है। लकीली मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, आईआईटी में पढ़ाया मैंने, सब कुछ इंटरनल है, टीचर की फ्रीडम है, कोई आईआईटी पेपर नहीं भेजती है, आप 4 सवाल बोर्ड पे लिखें वही एग्ज़ाम हो जाता है। पर कभी उन्होंने डाउट नहीं किया कि मैंने बेईमानी की होगी उसमें। तो ये प्रश्न आप क्यों नहीं केस स्टडीज तैयार करते हैं कि टीचर बेईमानी नहीं करता है? कोई केस स्टडी तैयार किया आपने टीचर्स के लिए? जो आपसे एक्सपेक्टेड रिसर्च है अब वो बिहेवियरल रिसर्च है। आपको टेक्नोलॉजी में रिसर्च नहीं करनी है अब। एजुकेशन रिसर्च इज नॉट टीचिंग टेक्नोलॉजी। एजुकेशन रिसर्च इज मेकिंग लर्नर लर्न बाय इन अप्रोच विच सूट्स हिम बेस्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप रास्ता निश्चय करें अपने लिए। स्टूडेंट से कहती है आपको फ्रीडम है, कितने कोर्स करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, यह आपकी फ्रीडम है। मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट मेरे पास टीचर हैं, मेरे पास मेंटर्स हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। यदि मुझे एक सेमेस्टर में 3 ही कोर्स करने हैं तो मैं 3 ही कोर्स करूंगा। मेरे ऊपर टैबू नहीं होगा कि मैंने 8 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग नहीं की, मैंने 10 में की, 12 में की, मेरी मर्जी, डिग्री तो मेरी है ना। आपने डिग्री देने में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मेरे अटेनमेंट, तो क्वेश्चन अब ये नहीं है कि मैं 8 साल में करूँगा, 4 में करूँगा, 3 में करूँगा, मैं जब चाहे करूँगा, पर मेरे अटेनमेंट वही होंगे जो बेस्ट होते स्टूडेंट के। इस पर चर्चा करिए, इस पर मॉडल करिए। बाकी के इशू आप जानते हैं। एक नई विधा जो आपको चैलेंज करने वाली है, यूजीसी ने ऑलरेडी 120 कोर्सेज में ओडीएल परमिट किया है। अभी तक 10-15 वर्ष तक एक बच्चा यदि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया है, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से लेके आया है, तो एम्प्लॉयर ये कोशिश करता था कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है उसी से लें। पर जब से आईसीटी का प्रयोग एजुकेशन में हुआ है और ओडीएल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो हमें दोबारा से उस कॉन्फिडेंस को लाना है कि ये बच्चा उतना ही होशियार है, उतने ही आउटकम इसमें हैं और उतनी ही रिगर इसमें है। इन विषय की चर्चाओं की आवश्यकता है। 4 स्तंभ हैं टीचिंग लर्निंग के। आप चारों ही स्तंभ में काम करते रहे हैं। पहला स्तंभ करिकुलम है। जब करिकुलम लिखते हैं, करिकुलम सिलेबस नहीं है, करिकुलम करिकुलम है। करिकुलम कैसे बने, नेक और एनबीए ने इस पर विस्तृत जानकारी दी है। यदि आप नेक के डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें बताया है कि करिकुलम डिज़ाइनिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमने बड़ा टोकनिज्म किया है।
इंडस्ट्री इनपुट चाहिए, एक मेंबर। सोसाइटी का एक चाहिए, AICTE ने किसी एक को नॉमिनेट कर दिया। हमने किस तरह आसान कर दिया इसको कि स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को सिंबलाइज कर दिया। न कोई रेगुलर फीडबैक है, न कोई इसका पार्टिसिपेशन है। करिकुलम मस्ट बी डिजाइन कीपिंग योर विजन, national priorities, and 5 to 10 year time of technology watch with the need of workforce and the society at large. These 5 components put together enable you to design a curriculum. And I doubt that anybody have done it. In choice-based curriculum, there was a lot of confusion. Madhya Pradesh still not accepted it. You remember when I was advising Rajiv Gandhi University, after my term was over, I tried to articulate and nobody was willing. Now NEP says, and they ask you a question, in how many areas CBSCS has been allowed? And they expect answer to be 80%. इसका क्या मतलब होता है? ये किसकी चॉइस है? चॉइस बेस्ड करिकुलम में चॉइस किसकी है? स्टूडेंट की है ना। पर चॉइस तो हमने कर रखी है। हमने 2 इलेक्टिव दिए और इसमें 2 ही चॉइस हैं। वो तो करना ही नहीं चाहता। मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया और उसमें 5 तरह तरह की विधाएं, मैं 5 नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी देखना चाहता हूँ। मैंने नहीं दी फ्रीडम उसको। सो दिस प्रेस्क्रिप्टिव वर्सेस चॉइस हैव्स टू बी अंडरस्टूड। In writing outcome for a choice-based curriculum is quite so different than a prescriptive curriculum. It requires great mentoring. It requires roadmaps created for individual. शायद आपको पता है IITs में भी ऐसे होता रहा है और विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हर स्टूडेंट का एक रोड मैप तैयार कराया जाता है। आपने ढेरों टीचर ट्रेनिंग के 8 मॉड्यूल AICTE ने बनाए और यह भी कर दिया कि 2 मॉड्यूल करोगे तो प्रमोशन होगा। पर उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मॉड्यूल से क्या करोगे आप। उसको इम्प्लीमेंट किया आपने कभी? आपको इम्प्लीमेंट करने की सुविधा थी, उसका आउटकम क्या निकला? सो द होल फोकस ऑन इनपुट हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू आउटकम। आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। पेडागोगी इज अ मस्ट। मैं तो पेडागोगी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप सभी इसके एक्सपर्ट हैं। जब मैंने पढ़ाया, 35 साल पढ़ाया मैंने, IIT में पढ़ाया, मेरा हमेशा से मकसद ये रहा है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, क्या मेरे सभी विद्यार्थी उसको उसी रूप में समझते हैं जो मैं उन तक पहुँचाता हूँ, और उस बात को समझ के क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जो मैं चाहता हूँ, या मैं उनको कहने के लिए प्रेरित करता हूँ। इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट टू डिलीवर बेस्ड ऑन द लर्निंग विच ही टुक फ्रॉम मी टू सॉल्व प्रॉब्लम एज दे एनकाउंटर विद। इसके अलावा पेडागोगी की कोई और विस्तृत परिभाषा नहीं हो सकती। यदि लड़का वीक है, आप कितने PPT लगा लीजिए, जितने PPT इस देश में बने हैं 70% पे कॉपी किया हुआ है। एक कॉलेज के विद्यार्थी उठ खड़े हुए मेरे एक किसी प्रेजेंटेशन पे, मैं तो पढ़ाता नहीं था, ऐसे ही लेक्चर देता हूँ। ऐसे लेक्चर देने में तो यहाँ वहाँ से लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें आपका ओरिजिनल क्या है? ये तो मैं अभी खोजने बैठूंगा तो ये सब तत्व मुझे मिल जाएंगे। तो टीचर का कर्तव्य यह है कि वो कैसे नई चीज, उसी चीज को एक नया रूप देते हुए उनके दिमाग में बैठा दे। वो विधा तो खत्म हो गई। PPT आए, एक बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, चौथा बदला, कोर्स पूरा।
ये भी तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये भी आप ही ने बदला है ना। यदि आपको पता है कि पहला प्रारूप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यही था, पहले पोस्टर पे था, फिर स्लाइड पे आ गए, अब हम इस पे आ गए। कभी भी हम उसके नीचे नहीं लिखते हैं कि ये पीपीटी का इनपुट कहाँ से लिया है। तो एक लड़के ने कहा, साहब आपके अगेंस्ट क्यों प्लेजरिज्म न लगाया जाए? क्या गलत होगा उसका कहना? तो क्या हम उसमें एथिक्स ला रहे हैं? और जब आपने करिकुलम बनाया और कहा कि एथिक्स हमने यहाँ फॉलो किया, तो बताते हमने एक एथिक्स का कोर्स पढ़ाया। अरे एथिक्स का कोर्स पढ़ाया जाता है क्या? एथिक्स तो जीना होता है उसको। मैं बेईमानी न करूं, टीचर भी न करे, जिस किताब से पढ़ाया मुझे बता दे, जिस पेज से पढ़ाया वो भी बता दे, और कुछ छुपाए नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ स्टैनफोर्ड में, पूरा का पूरा कोर्स, बच्चे क्लास में आए, 300 सवाल उनको दे दिए। उन्होंने कहा अब क्लास में आओ ना आओ, पूरा असेसमेंट इन्हीं क्वेश्चंस पे है, मेरा रेगुलर भी और एंड भी, आप मुझे भेजते रहो वहाँ से। सो दे कन्वर्टेड ईच ऑफ लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल्स। हमारा जोर है हम पढ़ाएं और कुछ एग्जाम्पल दें। ये रिवर्स है, एग्जाम्पल है और फिर लर्निंग है। यदि उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ लगाए तो लगाए, पढ़ने जाए, फिर खुद देखे जाके किताब में। तो आप जोर ही नहीं दे रहे हैं लड़के के ऊपर कि वो कितना करे। तो नया करिकुलम कुछ इस तरह बनेगा। सबसे दिक्कत है असेसमेंट की। पता नहीं आपने कभी महसूस किया, हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं, सर मानेंगे इस बात को, यदि करिकुलम जो कागज पे लिखा है वो दुनिया में किसी भी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। और आजकल तो जब से इंटरनेट उपलब्ध है तो लोग ये कोशिश करते हैं, हार्वर्ड का देख लिया, प्रिंसटन का देख लिया, कैम्ब्रिज देख लिया, आईआईटी देख लिया, फिर अपना लिख लिया। ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो करिकुलम जैसे लिखा गया है उसमें परिवर्तन नहीं है। क्या अंतर है? पेडागोगी का, faith in student that they can learn, and that as a teacher how do I assess a student for his true worth and true learning? वो तो आप कर नहीं रहे। आपका असेसमेंट तो होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रीलिम जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें भी 2 माइनर होंगे। आपने कोई नया मॉडल एजुकेट 1 घंटे के लेक्चर का नहीं तैयार किया। हम बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और बहुत करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक मॉडल तैयार किया कि जो 60 मिनट का पढ़ाना है, सबसे बड़ी हत्या तो यही है। बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन घट के 10 मिनट रह गया है। आपने साइकोलॉजिकल रिसर्च कराते होंगे मेरे ख्याल से, आपके यहाँ निट टर्म में साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है लर्निंग पे। यदि साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन लर्निंग हो तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि 10 मिनट के बाद बच्चा ना यहाँ कंसंट्रेट करता है ना मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट करता है। इन दिस टाइम स्पेन इन लास्ट 5 years हैज़ कम डाउन फ्रॉम 50% to 10%। इन एक्सपेक्टेड ये है कि ये घट के कुल 4-5% रह जाएगा। क्यों? कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हाउ डू यू एड्रेस दिस? हाउ डू यू ब्रिंग? हाउ डू यू असेस द स्टूडेंट लर्निंग इन द लेक्चर इटसेल्फ? आपने बनाया होगा कोई मॉडल? क्या आपने रिसर्च की कि लड़का जो एक लेक्चर ले रहा है, टीचर कैसे पता लगा ले कि कितने रफली परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने ये मेरी बात समझी है? कभी किया आपने इस तरह का मॉडल? पहले जो अच्छे टीचर थे वो कहा करते थे कि जब वो क्लास पढ़ाते हैं तो पूरे बच्चों को देखते रहते हैं, और उनकी जो निगाह है जिसको रोविंग आई कहते हैं, वो ये निश्चय कर लेती थी काउंट करके कि कितने बच्चे अटेंटिव हैं
पर बच्चे आजकल कितने होशियार हैं कि वो आपसे भी अटेंटिव हैं और म्यूजिक से भी साइमल्टेनियसली। आपने नहीं देखा है? और जब कोविड में पढ़ाई हुई तो ये तो आर्ट मास्टर कर लिया उन्होंने। आपका लेक्चर भी सुन रहे हैं, मोबाइल भी खुला हुआ है, आपकी तरफ भी निगाह है और संगीत भी है। सो दिस मल्टीटास्किंग ऑफ स्टूडेंट्स, हैव यू लर्नड इन योर रिसर्च? सो जो रिसर्च आप करेंगे वो अब इस बात पर रिसर्च नहीं होगी कि हीट ट्रांसफर कैसे पढ़ाई जाए या एआई को कैसे पढ़ाएं, टीचर को ट्रेन करें एआई में, वो हो जाएगा। आपका उद्देश्य तो है कि मैं टीचिंग लर्निंग को एनरिच कैसे करूं, टीचर जो पढ़ा रहा है पूरी बात समझ में आ जाए और जो सामने दुविधाएं हैं उनको कैसे सॉल्व करें। इन यूनिवर्सिटी ऑफ MIT University, there is a separate department of education for technical education in science teaching. In the total research pervades psychological paradigm, impact of society in learning, impact of new media on learning, impact of disrespect for teacher in learning. Now these are the issues. I use word deliberately, disrespect to teacher. आपने कभी महसूस नहीं किया, आप फ्रंट लाइन कॉलेज में जब पढ़ाने जाते हैं, लड़के की निगाह में आपकी इज्जत नहीं है और उसके कारण है। आप गए कभी किसी कॉलेज में पढ़ाने, 60 बच्चों की क्लास पढ़ाई है, 50 को कोई इंटरेस्ट नहीं आप में, क्लास के बाहर आपको नमस्ते नहीं करते हैं, आपने कभी उनके बारे में पूछा नहीं है। सो दिस डिस्ट्रस्ट, और एक नया नमूना आपने खड़ा किया है जो कॉलेज कर रहे हैं कि बच्चा नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स से शिकायत करो। यदि गलती से आप अमेरिका में होते और लड़का यदि 18 साल का है तो आपके ऊपर केस आ जाता कि मैं तो अडल्ट हूं ना, मेरे माता पिता से क्यों शिकायत। तो आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे न करते हुए माता पिता के सिर पर फोड़ दिया। लड़का क्लास में नहीं आ रहा है, सब इतनी अटेंडेंस शॉर्ट है। आपने पूछा उससे कभी क्यों नहीं आ रहा है भाई? ऐसा हुआ एक बार, लड़के ने कहा मैं आपकी क्लास में क्या करूं, आप इस किताब के इन पेज पर पढ़ाते हो, इसके अलावा कुछ पढ़ाया नहीं आपने, प्रॉब्लम जो सॉल्व किए वो भी सॉल्व प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं उस क्लास में बैठ के। पर नहीं, हमने एक मॉडल बना दिया और कितना अच्छा मॉडल है। 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो एग्जाम में नहीं बैठोगे। क्या कैद है भाई? ये कोई जेल है? ये आप में से कितने टीचर हैं जिनकी क्लास में लड़का दौड़ के आएगा? आपने कभी वर्कआउट किया इस मॉडल पे? एक एग्जाम्पल बता देता हूं। IIT में सर को पता है एक मैकेनिक्स का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग वालों के लिए कंपलसरी है। एक फंडामेंटल कोर्स है जिसमें मूवमेंट की चर्चा है और एक साथ 3 टीचर पढ़ाते थे, पूरे के पूरे जाके एक क्लास में। अब इन टीचर की ऑडासिटी देखिए, जिनके क्लास में नहीं थे उन्होंने लड़कों को एब्सेंट किया, शिकायत की डायरेक्टर से। डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई, चर्चा में जब सामने बात आई कि साहब यही अच्छा पढ़ाते हैं, हर बच्चा उन्हीं की क्लास सुनना चाहता है, तो हम सब वहीं चले गए। इनसे पूछ लीजिए कि क्या इनकी क्लास में हमने खड़ा होकर नहीं पढ़ा है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया इस तरह का? लर्निंग इन ए फ्री एनवायरनमेंट इज अ लर्निंग। हमारे बच्चों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, परीक्षा के लिए पढ़ते हुए फेल होना। यदि आपने परीक्षा ली है तो उसका भय नहीं होना चाहिए, और परीक्षा के माध्यम से आप सीखते नहीं हैं। यह परीक्षा सिर्फ आपको इतना ही अलाउ करती है कि मैं इसके मुकाबले कितना काबिल हूं। मैं काबिल हूं, इस पर कोई दो राय नहीं है। There are no two different opinion that I have learned it
It's only my comparison that probably he learns better than me. But not absolutely on those questions which a third person is asking. इस तरह का कोई युद्ध नहीं है कि साहब मछली की आंख है, उसको सब आके आप देखो, एक ही ऑब्जेक्टिव है ना, सब कर रहे हैं वहाँ पे, तब तक जजमेंट हुआ. So we have to think. I quickly run through the curricular aspect which new education policy says. First one is how to create a holistic development which is a mix of learning, skills, values. How do you inculcate all of them in a class mode? Learning from anywhere, wherever he wants. नया शब्द आया है, आपने देखा है, अकेला दिस वर्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी करीब 17 बार आया है. दिस वर्ड इज अपीयर 17 टाइम्स इन द नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट. इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाया, मैंने ही प्रश्न लिखा, लड़के को वही आंसर करना है. लड़के ने डिफरेंटली आंसर किया तो उसको नंबर आप कम दे देंगे. तो उसकी सोच को आपने बांध दिया. एक विषय पे क्या अपनी वो सोच रखता है, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग में जहाँ कोई भी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है, वहाँ तो उसकी बात सुन लीजिए, तभी तो अपने आप सोचेगा वो. और इसी से लागू होगा इनोवेटिवनेस, इसी से लागू होगा नया आइडिया. पर अपना आइडिया ही जो एक सन 57 की किताब में लिखा है और थोड़ा इम्प्रूव होते होते सन 90 में आ गया, ये उसी आइडिया से तो काम नहीं चलेगा ना. हाउ डू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग? कौन से वो कंसेप्ट्स हैं, कौन से वो आइडियाज़ हैं, कितनी एप्लीकेशन करेगा? सर ने बड़ी अच्छी बात आज सुबह कही कि भाई टीचर ये नहीं समझता है कि समाज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. आपको एक्चुअली खुद नहीं करना है, आपको तो एक रास्ता दिखाना है कि भाई देखो इतनी प्रॉब्लम है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मैंने आपके हाथ में टूल दे दिया, एक को एग्जाम्पल करके दे दी, बाकी को तो आप करो. नोबडी हैज़ डेवलप्ड दिस मॉडल. नेक्स्ट पॉइंट से नया वर्ड आ गया है, बहुत कॉमन है आजकल, हर आदमी कहने लगा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. बहुत कॉमन है ना ये शब्द. ये कब आया बताइए? 5 साल भी नहीं हुए हैं. इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होगा इसके हिसाब से? ये तो रिक्वायरमेंट है ना. अब इस पर जोर है. इस तरह एक जोर था फ्लिप क्लासेस पे, अभी वो पीछे चला गया थोड़ा सा. फ्लिप क्लास हमने सुना था ना. अब एक नया शब्द है, कैसे करेंगे इसको? उन्होंने कुछ रास्ते बताए हैं, बट इस सबका रास्ता 2 चीज़ों में निहित है. पहला निहित है कि जब आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं, उसको किन किन डिफरेंट एप्लीकेशंस में लागू करके आप दिखा सकते हैं और अलग अलग लोगों ने उसका कैसे प्रयोग किया है, इसको बता सकते हैं. दूसरा, साथ ही साथ जो लोग जो फील्ड में उस पर काम करते रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को लाएं. यदि मैंने डिज़ाइन किया, मान लिया मैंने इस गमले को डिज़ाइन किया, कभी ये प्रश्न हमारे सामने उठे कि इसके अलावा भी तो मैं बना सकता था ना इसको. इसकी जैसे इसकी एक डिज़ाइन है और आपको पता होगा कितनी डिज़ाइन इसकी है. इंजीनियरिंग डिज़ाइन का मेथड एक ही होगा या अलग अलग होंगे? इंजीनियरिंग डिज़ाइन का मेथड एक ही होगा, बट एस्थेटिज्म जो उसमें लाई गई है उसके हिसाब से इसकी शक्लें बदलेंगी. जो ह्यूमन बिहेवियर से आया है, बोतल आप देखते हैं, कोई बोतल आराम से पकड़ी जाती है, कोई गर्दन पकड़ के पकड़ते हैं, कुछ नीचे से चौड़ी होती है. तो ये सब क्यों है? व्हेन सोशल लर्निंग
aesthetics and ethics are put in engineering design give rise to a working product design which is based on what is called experiential learning. इसके अलावा क्या हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया. आप पढ़ें उसमें यही शब्द वहाँ से मैंने उठाए हैं. उन्होंने क्या क्या किया है, क्लास में पढ़ाइए, क्लास के बाहर पढ़ाइए, आर्ट को इंटीग्रेट कर दीजिए. कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते वक्त बताएंगे गुस्सा आते वक्त शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं. इफ आई टेक ए बॉडी एज एन एग्जाम्पल एज अ क्लोज सिस्टम और एन ओपन सिस्टम and anger is the input heat. Do I do that? Will I teach biological system to explain thermodynamics law? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, एक मेथड है इसका ये. So future learning would occur in biological systems. जो material systems हैं, engineering systems हैं, they would go in the background. You will learn through biological systems. मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको. How does a body react under fear? And what does fear mean? Which forces come into play when sudden fear occurs? आप इम्पैक्ट एनालिसिस कराते हैं ना. इम्पैक्ट, आप जा रहे हैं, सडनली आपको किसी ने डरा दिया. बच्चों को होता है ना, भूत आया, बुरी तरह डर गया, कांपने लगा. So laws of nature would apply. Will it apply? So how to convert engineering systems to biological systems? Because human body is one which receives all kinds of signals and reacts. And it is this reaction and learning experiences that AI would be enriched. To complete experiential learning, if you look at the last para, what is talking about? Teamwork, responsibility, citizenships, self direction. ये कौन बनाएगा? इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ना इंस्टीट्यूट में. क्लास की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. ही मस्ट अप्रिशिएट दैट गोइंग टू दिस क्लास इज अ पॉजिटिव इनपुट इन मी. आपकी मॉरल वैल्यू, आपकी स्टैंडिंग इन सोसाइटी, योर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी विल कैरी यू फॉरवर्ड. Flexibility, nothing to say, all kind of flexibility being allowed. So in your curriculum, how do you bring this flexibility? एक मॉडल आपके सामने आएगा कि उससे कर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है, 160 क्रेडिट 4 साल में करने हैं. रफली आप UGC AICTE देखें तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 30 से लेके 50 क्रेडिट के बीच में पर सेमेस्टर से ज़्यादा का लोड ना हो. 50 का है, 8 सेमेस्टर में 160 क्रेडिट हैं तो 20 क्रेडिट पर सेमेस्टर हुए. 20 क्रेडिट का मतलब हुआ कि 3 कोर्सेस. आप कैसे कोर्स प्लान करते हैं? आपने करिकुलम डिज़ाइन किया है ना, कितने कोर्स अलाउ करते हैं? 5 कोर्सेस, 27 क्रेडिट. क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों? 3 क्रेडिट में मैं उससे इतना काम कर रहा हूँ कि उसको फुर्सत न मिले. जो 3 कोर्सेज हैं उनके मिला के 18 क्रेडिट बने या 17 बने, काफ़ी है. बिकॉज मुझे तो 160 क्रेडिट करने हैं 8 सेमेस्टर में. इसका मतलब हुआ पर सेमेस्टर 20 क्रेडिट बनते हैं. किसी में 20 होंगे, किसी में 22 होंगे. क्यों 26? देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द लर्निंग. NEP ने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा है, we don't have large credits. Experiment with 1 credit, 2 credit, 3 credits. Credit like 5, 4 and 6 must not be used. मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, मुझे सिटीजनरी पढ़ानी है, तो मुझे 35 लेक्चर नहीं चाहिए. मुझे इंट्रोड्यूस करना है उनको 1 क्रेडिट के माध्यम से. Exposure, awareness, and let him think. So that's it. एक नई
बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच है। कुछ लोग इस पर हंसते भी हैं, इसको भाषा की लड़ाई भी लोग समझते हैं। मैं अपनी एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जब मैं चेयरमैन यूपीएससी, तो मेरे सामने एक प्रश्न ये उठा कि बच्चे की फ्रीडम है, वो किसी भाषा में मेन की परीक्षा लिख सकता है। वो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, किसी भाषा में लिख सकता है, ये उसको परमिशन थी। बट उसके साथ एक बाध्यता थी कि जिस भाषा में आपने पेपर लिखा है उसी भाषा में आपका साक्षात्कार होगा। यदि आपने इंग्लिश में लिखा है तो जब आपका डिस्कशन होगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, उसी भाषा में होगा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि ज़रूरी नहीं है कि लिखने की भाषा और मेरी सोचने की भाषा एक ही हो। मेरे ख्याल से आप मानते भी हैं कि अधिकतर लोग मातृभाषा में सोचते हैं। ये सही है क्या? और जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो साथ साथ ट्रांसलेट करते चले जाते हैं, और प्रैक्टिस से हमें होता है। यदि मैंने इंग्लिश में समझा है तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा उसको। मेरे ग्रैंडसन ने सिर्फ अंग्रेजी से पढ़ाई शुरू की है, मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद भी उसको मुश्किल होती है तो वो ट्रांसलेट करता है हिंदी में। मैं हिंदी में सोचता हूँ और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ। एनईपी में एक बात कही गई है, वो कहा गया है कि यदि एक बच्चे के एक्सप्रेशन ज्ञान को एक्सप्रेस करने में जिस भाषा में उसे सुविधा है उसको प्रयोग करने की फ्रीडम होनी चाहिए। कई तरह के विवाद हैं इस पे। विवादों में न जाते हुए यदि आपने साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ लर्निंग देखे होते, लैंग्वेज प्ले ए ग्रेट रोल। हर बात आपकी मातृभाषा में की जा सकती है, ये लोगों ने सिद्ध किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मन स्थिति है, कोशिश करिए कि जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है, एक आध मॉडल बनाइए इस तरह के, करना तो पड़ेगा ही ना। दूसरी बात फायदा ये है कि भाषा जनमानस से जुड़ी है, तो जनमानस को समझने में उसके माध्यम से आसानी होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मुझे जापानी भाषा सीखनी चाहिए। जापानी कंपनी में काम करने गया तो वहीं के लोग काम करेंगे ना वहाँ पे। मुझे एक बार का और उल्टा एक्सपीरियंस भी है। मैं एक आईआईटी के डायरेक्टर के इंटरव्यू में था, सबको सिलेक्शन हो गया, मंत्री जी खुश। चेयरमैन ने अल्टीमेटली कहा कि भाई आप तो हिंदी भाषी हैं, इस प्रदेश में तो ये भाषा बोली जाती है, आपको आती नहीं है, तो आप कैसे डायरेक्टर बनेंगे? ये प्रत्यक्ष प्रश्न से, इसमें कोई दुराव नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा देखिए, पहले तो निदेशक आप चुन रहे हैं, निदेशक का काम हर बार हर व्यक्ति से पर्सनली जानना अति आवश्यक नहीं है। दूसरा, जितने भी निदेशक होते हैं वो उनमें एक बड़ी अडेप्टेबिलिटी होती है, उनका एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने आप को ढालते हैं उसमें, और जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो दो चीज़ों को मिक्स मत करिए। तो लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाषा विवाद को शिक्षा में ला रहे हैं और साइकोलॉजिकल लर्निंग के जो मेथड्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, नए रोल क्रिएट करिए। इससे कल्चर को जानने का मौका लगता है, उस सोसाइटी को जानने का मौका लगता है। और जब आप इंटरनेशनल टीम में काम करेंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम विश्व गुरु हैं। अरे भाई, विश्व गुरु थे, होने के लिए तो होना पड़ेगा ना। और वो तब होगा जब बाकी के लोग आपकी बात समझेंगे, आप उनकी बात समझेंगे, अपने ज्ञान से उनको प्रभावित करेंगे, तो रास्ता तो खोलिए ना। तो ध्यान दीजिए, भाषा पढ़ें, उनकी कल्चर के थ्रू पढ़ें। भाषा भी इसी तरह पढ़ाई जाती है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें एपिसोड है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि जब आप भाषा पढ़ाएं तो उसको ऐसे ना पढ़ाएं ग्रामर के माध्यम से, आप चित्रों से पढ़ाएं, फिल्म के माध्यम से पढ़ाएं, इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाएं। क्रिएट रोमांस इन लर्निंग लैंग्वेज। तो अब जब इंजीनियरिंग करिकुलम बनाएं तो क्या भाषा का कोई स्कोप छोड़ेंगे उसमें?
ये आपको करना है। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। एक्चुअली जो 21st सेंचुरी स्किल है पैरा 2, ये आप सबने देखा होगा, ये उसमें दिया होगा। इसमें दुनिया में कुछ चीज नहीं बची है जो यहां नहीं है। आप पढ़ लें इसको और एक शब्द बता दें कि जो इसके बाहर आप सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमने आपके सामने एक बास्केट रख दी है, इस बास्केट में से बच्चे चुनेंगे और अपना रास्ता देखते हुए रास्ता पकड़ेंगे। ये सब की सब स्किल आपको नहीं देने हैं। सोशल कनेक्ट की बात हुई, तो कैसे करेंगे सोशल कनेक्ट? उसमें 3 रेसिपी दी हैं। एक नया विषय सामने आ गया है, हो सकता है आपने मॉडल बनाए हो कि गिफ्टेड स्टूडेंट का क्या करें, गिफ्टेड स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। आजकल क्या करते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए? यदि उसके अबव 80% आए तो गिफ्टेड है। ये एक डिवीजन कर रखा है ना। वीक स्टूडेंट वो है जो कई सारे 80 के 80 हैं, वही वीक स्टूडेंट है। कितने लोगों को ये नहीं पता है कि आधे बच्चे अपने इंटरेस्ट से पढ़ने आते ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि इस वक्त तो एआई का जमाना है, सबके सब एआई में लग जाओ। किसी 10+2 के बच्चे से पूछो कंप्यूटर साइंस का क्या मतलब है, वो सिर्फ ये बता देगा सब गेमिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट उसको नहीं पता इसके पीछे क्या है। क्रिएट अवेयरनेस, डिजाइन मेथड्स ऑफ फाइंड टैलेंट। एक एग्जाम्पल बता देता हूं। हमारे एक स्टूडेंट था जिसका 6.0 CGPA था, इट्स ऑलमोस्ट जस्ट बॉटम, बट उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस में बड़ा इंटरेस्ट था। हो गया उसको किस तरह से इंटरेस्ट। फिर उसने कहा साहब मुझे एक बीटेक प्रोजेक्ट में ले लीजिए और जो भी 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मुझे उस पर ट्रेन कर दीजिए। उस जमाने में मेरे पास एक प्रोजेक्ट था डेवलपिंग, तो हमने उस पर लगा दिया। कैन यू इमेजिन दैट बॉय गॉट फुल स्कॉलरशिप इन स्टैनफोर्ड ओनली बिकॉज ऑफ दैट। सो इफ यू आइडेंटिफाई ए टैलेंट, वो तो रास्ता आपने खोला ही नहीं कहीं। तो ये एक नई चीज है इसमें। स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग GR आपका रोल नहीं है, ये आपका एक रोल है। आपने कभी सोचा इस बारे में? 3 साल की डिग्री होगी, 4 साल की डिग्री होगी, एक सर्टिफिकेट लेके जाएगा, फिर डिप्लोमा लेके आएगा, फिर दोबारा आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? आपने कुछ वर्कआउट किया इस मॉडल पे? हम सबके सब वेट कर रहे हैं UGC देगा। एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आया है, क्या पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, वर्कशॉप, 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मे बी 1 अदर सब्जेक्ट। इससे मार्केट में जाएगा तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? और उसको सर्टिफिकेट देना है आपको, काम तो नहीं चलेगा ना इससे। तो अब क्या मतलब हुआ कि यदि बच्चा एक सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो इतना तो देंगे कि कुछ करेगा जाके। तो जो मैथमेटिक्स टीचिंग थी शायद सेकेंड ईयर में जरूरत पड़े। तो कोई फिक्स नहीं है कि मुझे तो साइंस पहले ही पढ़ानी। पहले एक सोच था कि करिकुलम 4 साल का देखा गया था। एक नया सामने आपके आएगा कि एक डिप्लोमा यहाँ भी लेके जाएगा 2 साल के बाद, और एक डिप्लोमा आपको 3 साल में भी कराओगे। उस 3 साल के डिप्लोमा को सेकेंड ईयर में लाओगे तो कहेगा साहब मुझे थर्ड ईयर में लो ना। आपने सोचा इसके बारे में? अभी कह रहे हैं 1 साल में सर्टिफिकेट लेगा, 2 साल में डिप्लोमा लेगा और फिर आगे डिग्री करेगा। अभी डिप्लोमा प्रोग्राम 3 साल का है, उस 3 साल वाले को सेकेंड ईयर में ले रहे हो और उस सेकेंड ईयर वाले को थर्ड ईयर में लोगे। तो सोचना भी शुरू नहीं हुआ इस बारे में। तो
how to think of a degree which is not 4 year. How do you partition learning to give staircasing of education? 1996, New Zealand has come up one of the recommendation. न्यूजीलैंड में कमीशन बैठा और उन्होंने कोशिश की स्टेयरकेसिंग ऑफ एजुकेशन, जो फाउंटेन हेड है कम्युनिटी लर्निंग का। कम्युनिटी पॉलिटिक्स में क्या कराते हैं, यदि आपको बनना है एक टॉप क्लास बिल्डर लेटर, तो आपको ब्रिकलेइंग से सिखाते हैं। 6 महीने की ब्रिकलेइंग की ट्रेनिंग, मार्केट में जाओ, काम करो, वापस आओ, फिर नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज। सो दे गॉन टू स्टेयरकेसिंग एजुकेशन। तो हमने कर तो दिया यहाँ पे, बट उसके जो कंट्राडिक्शन आएंगे उस पर तो आपको रिसर्च करनी है ना। इस तरह पीजी डिग्री में आफत होने वाली है। वीक स्टूडेंट्स की चर्चा ना करूँ तो कमी है। कुल मिला के एक ही सोल्यूशन हम देते हैं कि उनकी रेमेडियल क्लास कराते हैं। कुछ और मेथड्स दिए आपने। एनबीए नेक में पूछा जा रहा है, अग्रवाल साहब को मालूम है। जब आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं तो पूछते हैं आउट ऑफ द क्लास कैसे लर्निंग कराई आपने, कितना गैप एनालिसिस कराया। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं गैप एनालिसिस आपके करिकुलम का 50% तो हो, तो फिर क्यों करिकुलम नहीं बदल रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। वोकेशन आई विल नॉट टच। टीचर्स पे बहुत चर्चा मैं कर चुका हूँ। सम इश्यूज टीचर्स हाईलाइट किया उन्होंने। टीचर ट्रेनिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं मोस्ट जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है मेरे हिसाब से, कुल मिला के जो आपकी टीचर ट्रेनिंग है, जबकि आपकी आईसीटी ने 8 मॉड्यूल बनाए हैं, शायद आपका भी भागीदारी उसमें थी। पहला हाउ टू टीच। पहला प्रश्न में नहीं मैंने रखा है हु शुड टीच। अब कौन टीच कर रहा है, कौन टीच कर रहा है। जहां इसको कुछ नहीं मिला, अपनी चॉइस से 10% लोग आते हैं या ज़्यादा आते हैं। कोई रिसर्च है आपकी इस तरह की? आपने उस एरिया में रिसर्च किया ही नहीं। आप पेडागॉजी की बात कर रहे हैं, आप करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो जो आदमी आया नहीं जिस काम के लिए, उस काम में सेटल भी नहीं होता है, क्योंकि 4 साल तक वेट करता रहता है कि कल कंपनी आएगी मुझे ले जाएगी, कल मैं कंपटीशन दूंगा चला जाऊंगा। तो आने के 4 साल बाद तो वो सोचता ही नहीं है टीचिंग करनी है। तो पहला प्रश्न इसमें ऐड कर दें हु शुड टीच। करना चाहेंगे? पहला तो करना चाहेंगे नहीं। हु इज बिकमिंग टीचर। अब थोड़ी तो रिसर्च कर लीजिए, एक डेटा तैयार कर दीजिए देश के लिए कि कौन कौन लोग टीचर बन रहे हैं। और जब वो टीचर बन जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं समाज सुधारक हो, देश सुधारक हो, एम्बॉडीमेंट हो वैल्यू सिस्टम के, एम्बॉडीमेंट हो एथिक्स के। उनसे हम सब चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता है कि वो क्यों नहीं, कब आ रहा है वो। एक आध बच्चे ने तो कहा साहब जब कुछ नहीं मिलता तभी आता हूँ। 3 लाख इंजीनियर्स एवरी ईयर अपीयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम टू बिकम IAS। 3 लाख। कभी बताइए फिगर आपको। 10 लाख बच्चों में से 3 लाख पर साल सिर्फ सिविल सर्विस में बैठे हैं। जब 4-5 साल नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि हर साल 1000 होना है, जब उनकी उम्र 30 साल हो जाएगी तब वो कहेंगे कि मैं टीचिंग में जाऊंगा। क्रेस्ट फॉलन, डिमोटिवेटेड, टू एन एक्सटेंट यूजलेस पर्सन इज कमिंग टू गो टीच। क्यों नहीं कहते ये बात? क्यों नहीं रिसर्च की इस बात की कि जो लोग टीचिंग में आ रहे हैं उनसे आप भगवान बना देना चाहते हैं? मैं और आप सब तरह पढ़ के आए, सब
आधे ग्रामीण अंचल से आए हैं, एक नया डिस्कोर्स चालू कर दिया है कि बच्चा तो गांव का आता है, उसे तो हिंदी आती, अंग्रेजी आती नहीं। अरे अब मैं भी तो उसी से आया ना, मैंने भी फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी नहीं बोली थी। बट नहीं, प्लेसमेंट नहीं होगा आपका, 4 साल बाद होना है। इनमें गारंटी करता हूँ, आप बैठे हो सब टीचर, पहला प्रश्न उनके यहाँ होता है कि सब्जेक्ट आता है क्या। पहला टेस्ट लेते हैं वो, अग्रवाल साहब, एम आई राइट? फर्स्ट दे हैव ए टेस्ट ऑन नॉलेज। कितने बच्चे फेल होते हैं उसमें? 70%। बाकी की बात बचती है कि मुझे आपसे बात करनी है। इसके लिए हमने कोचिंग क्लास लगाए हैं, उनके लिए और कुछ डिमोटिवेट किया है। तो इस तरह के मॉडल्स हमने बनाए हैं। हमने कभी स्टूडेंट को एम्पावर नहीं किया कि आप अपने हिसाब से ही सीख सकते हो। जब वो प्रैक्टिकल में वाइवोसी देने आया था, तब आपने कभी उससे ऐसे प्रश्न किए जो उससे कंपनी पूछेगी? तब तो आपने पूछा कि बर्नौली इक्वेशन लिख दो। अरे लिखना क्या हो तो पूछा ही जाएगा ना बाद में। इतने वाइवोसी इंजीनियरिंग में होते हैं कि यदि उसने ठीक से दिए होते और आपने एसेस किया होता तो वो तो अपने आप ही जवाब देता हूँ बैठ के। वो तो आपने किया नहीं। तो पहला प्रश्न मुझे लगता है, हाउ टू जज दैट दिस पर्सन हैज इन एटीट्यूड, इन एप्टीट्यूड टू बिकम ए टीचर। दिस शुड बी नंबर 1 condition. My request would be, please do research to identify what are the levels of attitudes and aptitudes are in a candidate who should become a faculty. कर रखा है आपने, नेट लगा रखा है, जीमेट लगा रखा है, सब कुछ लगा रखे हैं। बट ऑल नेट अपीयरेंस कैन नॉट बिकम टीचर्स। नेट की परीक्षा में टीचर का सब्जेक्ट का ज्ञान देखा है ना उन्होंने, या टीचिंग ज्ञान देखा है? पेडागोगी शब्द कब सुना उन्होंने? आधे बच्चे तो पेडागोगी की स्पेलिंग भी नहीं जानते। सो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या पढ़ाएं? हाउ टू टीच। फर्स्ट ईयर में कैसी टीचिंग करें, सेकेंड ईयर में किस तरह पढ़ाएं, थर्ड ईयर में किस तरह पढ़ाएं? अलग ही मॉडल होंगे ना ये। एक क्लास में, जैसे कभी देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 1200 बच्चों का एडमिशन हुआ। फर्स्ट ईयर में 10-10 सेक्शन होते हैं। कुछ में सबसे होशियार बच्चे हैं, कुछ में मिक्स हैं, और कुछ में सबसे बेकार हैं। अब किस लेवल पर पढ़ाएंगे आप? क्या पेडागोगी लगाएंगे? तो ये सोचना है। टीचर यदि है, आ भी गया है, तो कैसे खुद लर्न करता है वो? जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक चर्चा होती थी एक विषय पे कि पीएचडी से क्या फायदा है कि मैं अच्छा टीचर बनूं। आजकल तो लोग कहते हैं कि पीएचडी तो कर लिए पर अच्छा टीचर नहीं है। बहुत चर्चा है ना इस बारे में। टीचिंग एंड रिसर्च enrich each other. Today we have departed them. So, how does he improve himself continuously? What to teach? आप करिकुलम बनाते हैं, उसकी भागीदारी नहीं है उसमें। डिजाइन इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ पेडागोगी। मैनेजिंग ए क्लासरूम, हमारे यहाँ तो एआईसीटी कहती है 60 बच्चे 120 बच्चों की क्लास अलाउ करती है। डू वी परमिट 120 स्टूडेंट इन ए क्लास? जैन साहब, जर्मनी में नेशनल प्रोफेसर विल टीच 250 स्टूडेंट इन वन गो। जो लोग थोड़े बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जानते हैं, एक प्रोफेसर का नाम है श्लिस्टिंग, और वो बाउंड्री लेयर की थियरी उनके नाम से ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ाए जाते थे तो 250 बच्चे की क्लास उनकी होती थी। आप सोच सकते हैं 250 बच्चों को पढ़ाना। तो कैसे ऐसी क्लास को मैनेज करेंगे जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें मोटिवेशन नहीं है, आपका खुद का मोटिवेशन नहीं है? हाउ टू टेक द लर्निंग आउटकम्स?
ये इशू है. हाउ मेनी टीचर्स आर एडवोकेट फॉर स्टूडेंट्स? नोबडी. उन्हीं के सिर्फ फोड़ते हैं. फेल हुए तो उनकी गलती होगी, मैंने तो पढ़ाया था, देख लो सब, अटेंडेंस है ना सब. करिकुलम तो सब उन्होंने डिज़ाइन किया था, मैं क्या करता? तो मैं किसी बात के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हूं नहीं है. अपने लिए बड़े एडवोकेट्स हैं. किस बात के लिए एडवोकेट है? तनख्वाह समय पे नहीं मिली, मैं तो टूर पे गया था, टूर बिल सेटल नहीं हुआ, आज मुझे 10 मिनट देर हो गई, क्या करूं, ट्रैफिक लगा था. पर स्टूडेंट को तो एब्सेंट कर देंगे ना. ये बिल्कुल एयरलाइन में ऐसे होता है, फ्लाइट डिले हो जाए 2 घंटे, कोई पेनल्टी नहीं है, और आप 2 मिनट बाद पहुंचे, फ्लाइट छूट गई आपकी. तो हमें टीचर ऐसे बिहेव करते हैं. उन 8 मॉड्यूलों में इनकी चर्चा नहीं है कहीं भी. M2 में है, क्या पढ़ाते हैं? ये एथिक्स का पार्ट नहीं है ना, कवर होता है, अच्छी बात, पर एथिक्स पढ़ाई नहीं जाती. गांधी लिव्ड एथिक्स नहीं पढ़ाएंगे. क्यों पढ़ाएंगे? मुझे ये कहना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, इसके लिए क्या पढ़ाना है मुझे? मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ. आपसे तो उम्मीद ये की जाती है आप उसका क्रिटिसिज्म करें. मैं कर रहा हूँ ना आपके सामने. हम तो प्रेस्क्राइब ही कर रहे हैं ना चीज़ें. ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन को मना कर रही है. वो तो कह रही है कुछ भी प्रेस्क्राइब मत करो, लड़कियों करने जो करेगा. तो नेशनल कमेटी में मेरा आप जैसे बैठे हैं ना, और तो नहीं बैठा. उसी संस्था ने गलती से मुझे एक कमेटी पे काम करने को दिया. सब कुछ काम करने के बाद उन्होंने कहा कि साहब रिपोर्ट कुछ इस तरह लिख दें. मैंने कहा भैया देखो, मेरा नाम हटाओ वहाँ से और रिपोर्ट जो चाहे लिख लो. मेरे से ज़्यादा अनुभव नहीं होगा आपको नेशनल कमेटीज़ का. हमने लिखा, आपको नहीं इंप्लीमेंट करना, नहीं करेंगे, हमें पता है. क्योंकि आप तो तब काम करोगे ना, ऊपर से फ़ोन आ गया, इसको तो देना है, देख लो, इसको लेबोरेटरी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देना है इसको. आपको शायद ध्यान नहीं है, AICTE ने एक बार इस मुहिम चलाई थी 90 में कि कॉलेज रूरल एरिया में खुलेंगे. यू रिमेंबर, एनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? तो सबके सब रूरल एरिया में खुल गए. टीचर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि बच्चे के लिए स्कूल नहीं, तो बिना टीचर के हो गए सब. 17 साल के बावजूद भी अभी नहीं बने. ये वही नेशनल कमिटीज है. When you disconnect with the realities of life, nothing happens. Engage stakeholders in learning process. कुल मिला के पेरेंट्स को चिट्ठी लिख देते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है. एक टोकन के लिए इंडस्ट्री का आदमी बुला लेते हैं, एक लेक्चर लेके चला जाएगा, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है. वो अपने बायोडेटा में लिखता है कि मैं इस कॉलेज में गया. और आजकल एक अच्छा ट्रेंड है, और UGC ने भी कहा है, टीचर और प्रैक्टिस. पढ़ा है ना आपने, प्रोफेसर और प्रैक्टिस, वो प्रोफेसर लेवल पे किया है. कुछ लोगों को लाना था हमको, अब तक तो PhD चाहिए, उसी सब्जेक्ट में चाहिए. कंप्यूटर साइंस में है, गलती से मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में उसकी PhD है, तो नहीं लेंगे हम उसे. पर अब हमने कंप्यूटिंग प्रैक्टिस का आदमी ले लिया है, और वो बस ले लिया है. अब वही तो नेशनल कमेटी है ना. पर यदि आपका प्रमोशन मुझे इलेक्ट्रिकल में करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो नहीं कर सकते. जबकि हाफ इलेक्ट्रिकल टुडे रन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग. ऑल कंप्यूटिंग एक्सेप्ट सबरूटीन्स एंड लॉजिक्स आर रन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्यूटिंग. पूरी हार्डवेयर देखते हो. बट सबसे पहले कोर्स नहीं बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बढ़ता है. हम ही तो कर रहे हैं ना सब कुछ ये. ऑन द अदर हैंड, नेशनल पॉलिसी सेज मेक इट फ्लेक्सिबल. तो फ्लेक्सिबल क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल लड़का सब कंप्यूटर साइंस के कोर्स लेगा, मटेरियल साइंस का बच्चा मटेरियल छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा. इज इट अ राइट थिंग फॉर द कंट्री?
विल इट बी राइट फॉर द कंट्री? जितने लड़के प्लेसमेंट हुए कंप्यूटिंग में, वो किस जॉब में गए? किस जॉब में गए? प्रोग्रामिंग। उनको क्या अच्छी प्रोग्रामिंग आती थी? कितने लड़के ऐसे हैं जिनको नेटवर्क हार्डवेयर में सिलेक्शन हुआ है? कितना हार्डवेयर में आप कराते हो? सो वी अंडरस्टैंड नेशनल पॉलिसी टॉक्स अबाउट दैट। एक नया रूल उभर के आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो प्राइवेट वाले करते हैं। वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि आप फंड लेके आओ। दे ऑल्सो प्रेशराइज यू कि स्टूडेंट भी लेके आओ। सरकारी में तो नहीं है ना, प्राइवेट में देखो ना, 80% ऑफ एजुकेशन टुडे इज इन प्राइवेट सेक्टर। द रोल ऑफ टीचर इज समर में बच्चे इकट्ठे करके लाओ। एक प्रोजेक्ट नहीं लाओगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। कहां से लाओ भाई? फंड तो सरकारी देगी ना। तो दीज आर दी चैलेंजेस। बहुत सारे कोर्स चल गए, सरकार के नए नए नामों से आते हैं, बट कितने मोटिवेट लर्नर्स हैं? हाउ मेनी टीचर्स आर बिकमिंग रोल मॉडल फॉर इनोवेशन? आई विल कंक्लूड बाय सेइंग, आई लीव माई प्रेजेंटेशन। रिसर्च का कंपोनेंट इसके एंड में है। मैंने रिसर्च टॉपिक्स भी दिए हैं। इन मेरा बिलीफ है, जब तक nectars will not become the centers of research in education, not centers of research in areas to compete with IITs, NITs, IISER or NISER. Don't compete with them. You will not be able to affect the national policy of this country. एक भी रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं है ऑन एरियाज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एज एजुकेशन सब्जेक्ट। देयरफॉर NEP हैव सेड research in education must occur in universities to improve teacher learning. I wish you very best. You gave me this opportunity. I have my own ways of thinking. I know few things can be done, few things can never be done. Education is not one-time activity. Education is a continuous process. Research is a supplement. In the words of Microsoft boss, for him research is making a change in the way I was doing things. Example के तौर पर उन्होंने कहा कि if somebody can save one paper a day in my company, for me he is a researcher. This bridges the gap between appropriateness in new thinking. बाकी के जार्गन से हर रोज नए जार्गन्स आएंगे और आपको प्रेशराइज करेंगे। जैसे अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ गया, कोई भी इस वक्त भाषण करेगा, इनोवेटिवनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, कोई भाषण होता है इसके अलावा? नहीं होगा। पेडागॉजी, आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग के जो गुरु हैं वो कौन सी पेडागॉजी आपको दे रहे हैं? भाई वो भी तो टीचर है ना। बाबा रामदेव भी टीचर हैं। तो टीचिंग के मेथड जो मार्केट में चल रहे हैं, तो यहां क्यों डिफरेंट होंगे? थोड़ा सोचने का विषय है। थैंक यू वेरी मच।